अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि मैं यूके जा रहा हूँ 2022 में। तो मैं आपके साथ हर वो शेयर कर रहा हूँ स्टेप जो कि मैं फॉलो कर रहा हूँ इस वक्त और जो कि अपडेटेड हैं। इसकी क्या प्रोसीजर होगा, क्या कॉस्ट होगी, कौन कौन से स्टेप्स आपने लेने हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। मैं हर वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस चैनल के थ्रू आपके साथ शेयर कर सकता हूँ और वो मैं इस वीडियो के थ्रू और इस चैनल की सीरीज़ ऑफ वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ और मैंने मंथली अर्निंग की, कैसे सेविंग की और कैसे जॉब मार्केट मतलब यूके जाने से पहले ही मेरे पास जॉब है, कैसे मैं वहाँ पे सर्वाइव करूँगा और वहाँ पे जॉब कंडीशन क्या होगी। इवन आपको कोई और जॉब नहीं करनी पड़ेगी और आप इजीली यूके जा सकेंगे। ये सारे सीक्रेट्स और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि मेरी जर्नी से रिलेटेड है वो आपके साथ में शेयर करूँगा इस चैनल पे। तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल नोटिफिकेशन लाजमी दबाइएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फीडबैक्स और मैं हूं अरसलान। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मैं क्यों यूके जा रहा हूं और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमने सेलेक्ट कर लिया कि हम यूके जा रहे हैं तो कैसे हम यूके जाएं, मतलब कि यूके जाने में कौन कौन से मेथड्स हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो आपको मैं एक बताता चलूँ कि मैं इस वीडियो में नॉर्मली फोकस कर रहा हूँ जनरल पब्लिक को, यानी कि जैसा कि मैं और आप, हमारा कोई भी रिलेटिव यूके में नहीं होता नॉर्मली। तो मेरा भी कोई जानने वाला यूके में नहीं था, इंग्लैंड में नहीं था, तो इसलिए मैंने उस मेथड को अपनाया जो कि मेरे साथ रेलिवेंट है और मेजॉरिटी हमारी सब आवाम के साथ यही रेलिवेंट होता है। अब नॉर्मली अगर मैं आपको ओवरव्यू दे दूं बाकी मेथड्स का, तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो डायरेक्ट जॉब है, यानी कि आप पाकिस्तान से बैठकर इंग्लैंड की किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, वो आपको इंटरव्यू करते हैं, आपका सारा टेस्टिंग करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं जिसकी बेस पे आपको वर्क वीज़ा मिलता है, जिसे आमतौर पर हम वर्क परमिट भी कहते हैं। अब ये वीज़ा इतनी आसानी से नहीं मिल सकता क्योंकि हमारा पाकिस्तानी लैंग्वेज बैरियर भी होता है, दूसरा रेलिवेंट एजुकेशन हमारे पास नहीं होती, तीसरा हमारे पास इंटरनेशनल एक्सपोजर भी नहीं होता और हमारे पास कोई रेफरेंस भी नहीं होता। तो अनफॉर्चुनेटली मैं इस मेथड को मैं भी नहीं अपना सकता था और नॉर्मली ये हर बंदा इस पर पूरा नहीं उतरता। इस पर सिर्फ 1% अगर कोई जा सकता है तो अच्छी बात है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती। इसके बाद जो दूसरा वीज़ा आता है वो आता है ट्रांसफ़र वीज़ा। ट्रांसफ़र वीज़ा मीन कि अगर कोई ऐसी इंटरनेशनल कंपनी में पर्सन कोई जॉब कर रहा है, अगर वो पाकिस्तान से अपनी कंपनी को कहता है कि आप मुझे शिफ्ट कर दें यूके में, तो वो एज इट इज़ एक उसको ट्रांसफ़र वीज़ा कहते हैं। वो आपको आसानी से आपको उधर का वर्क वीज़ा मिल जाता है। वो भी सेम वो एलिजिबल होता है पीआर के लिए, पीआर मीन के पासपोर्ट के लिए। तीसरा मेथड है विजिट वीज़ा। अब विजिट वीज़ा एक ऐसी चीज़ है कि मैं इसको रिकमेंड तो नहीं करता। पहली बात, विजिट वीज़ा इतनी आसानी से मिलता नहीं है। इसके लिए सबसे पहले कि आपका कोई रेफरेंस हो, यानी कि कोई रिलेटिव्स हो जो कि आपको इनविटेशन भी दें और आपकी अपना भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग हो, आप रिटर्न्स फाइल करते हो, मंथली आपकी इनकम अच्छी हो, तो ये सारी चीज़ें अगर आप पूरी करते हैं तो आप विजिट वीज़ा लेकर जा सकते हैं। और वही सेम उसके बाद सेम प्रोसीजर शुरू हो जाएगा कि आप वहाँ जाके कंपनी को सर्च करेंगे, वहाँ पे इंटरव्यूज़ देंगे और जॉब मिलेगी तो आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। अब ये वाला मेथड भी कोई इतना आसान नहीं है। इसके बाद जो आम लोगों के लिए और जो मेरे लिए सबसे रेलिवेंट वीज़ा है वो है स्टडी वीज़ा। मैंने भी स्टडी वीज़ा ही अपनाया है। अब स्टडी वीज़ा मेरा लेने का मकसद क्या था? स्टडी वीज़ा एक तो सबसे इजी, यानी कि इस वक्त 2022 में जो स्टडी वीज़ा की रेशो है यह तकरीबन नियर टू 100% है। नियर टू 100 मीन 99% आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता। अब स्टडी वीज़ा जो है एक तो लेना आसान भी है और ये इसकी कॉस्ट भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि इसकी इतनी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है और ये इसका सक्सेस रेट भी सबसे ज़्यादा है। और पहली बात कि और मतलब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपके पास इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी की डिग्री आ जाएगी। आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में सबसे टॉप पर एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंग्लैंड का है। हाँ, अमेरिका भी टॉप में आता है, लेकिन मैं बात इंग्लैंड की इसलिए कर रहा हूँ कि एक तो वो इजी है और एक वो अचीवेबल भी है। तो इंग्लैंड की अगर आपके पास डिग्री आ जाती है मास्टर्स की या बैचलर की,
तो आपको इंग्लैंड में जॉब करना सबसे इजी हो जाएगा। सबसे पहले कि आप जिस भी कंपनी में अप्लाई करेंगे तो आपका उसकी एजुकेशन पे आप एलिजिबिलिटी आपकी आराम से पूरी हो जाएगी और आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। बस जॉब मिल गई तो समझ लें आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट आ गया। अब सवाल ये पैदा आता है कि हम स्टडी वीज़ा लें तो किस यूनिवर्सिटी में लें या इसका क्या प्रोसीजर है। तो मुख्तलिफ सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि आपने सबसे पहले डिसाइड करना है कि आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं या बैचलर के लिए जा रहे हैं। तो मेरी ज़्यादातर रिकमेंडेशन होती है कि आप मास्टर्स के लिए जाएं। अब ये मेरी रिकमेंडेशन क्यों होती है कि आप बैचलर के लिए ना जाएं, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो आप लाजमी इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिएगा। तो मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि मैं एनालिसिस करके बताऊंगा आपको कि आपको बैचलर के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा कि मास्टर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में लाजमी इंशाल्लाह बताऊंगा। तो अब मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि हम मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपने डिसाइड करना है कि आप किस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करना चाहेंगे। इंग्लैंड में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और सारी तकरीबन टॉप 100 में आ जाती हैं, मतलब सारी जितनी भी मशहूर हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। अच्छा, सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो तकरीबन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का मतलब ये होता है कि जिनको गवर्नमेंट फंडिंग करती है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेट ऑफ द आर्ट बना होता है, उसमें हर किस्म की फैसिलिटी होती है और इंटरनेशनल रिकग्नाइज भी होती है। तो ये आपने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि इंग्लैंड का एजुकेशन सिस्टम इतना मैच्योर है और उनकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो तकरीबन पूरी दुनिया में रिकग्नाइज हैं। तो आपको इस बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी, आप किस यूनिवर्सिटी से मतलब मास्टर्स करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताता चलूँ। बैचलर के लिए आपकी जो तकरीबन कंडीशन है वो आप नॉर्मली तो 4 साल का बैचलर इजीली एप्लीकेबल है, लेकिन हम में से मेजॉरिटी लोग भी होते हैं जिनका 2 साल का बैचलर होता है। तो बैचलर जिनका 2 साल का बैचलर होता है वो यूनिवर्सिटी आपको ऑप्शन देती है कि या तो आप टॉप अप ईयर ले लें, टॉप अप मीन, क्योंकि इंग्लैंड में बैचलर जो होता है वो 3 ईयर्स का होता है। तो आप वो 2 साल के बाद टॉप अप ईयर लेने के बाद आपका 3 साल का बैचलर कंसिडर हो जाएगा और उसके बाद आपका मास्टर्स स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ये ऑप्शन नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप मास्टर्स के साथ ही एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर ले लेते हैं, तो आपका मास्टर्स थोड़ा लंबा हो जाता है लेकिन वो फिर आपका बैचलर के बाद मास्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है कि मतलब आपने डिसाइड कौन सी यूनिवर्सिटी करनी है, उसमें कौन सा प्रोग्राम है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि सबसे पहले तो आपने डिसाइड करना है कि आपने मास्टर्स करना किस फील्ड में है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों कि सबसे पहले देखा जाता है कि आपने बैचलर किस में किया था। अब फॉर एग्जांपल अगर आपका बैचलर आईटी में है और अगर आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं तो मास्टर्स आप सिविल इंजीनियरिंग में करना चले जाएं, तो ये पहली तो बात है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाएगा। अगर मिल भी जाए तो आपको इसका फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद एजुकेशन लेना ही नहीं है। एजुकेशन लेना है ज़रूर, लेकिन ये आखिरी मकसद नहीं है। आखिरी मकसद हमारा पासपोर्ट है, ब्रिटिश पासपोर्ट। मेरे चैनल का मकसद भी यही है कि मैं आपको ब्रिटिश पासपोर्ट दिलवाऊंगा इंशाल्लाह। बस आप मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें और इसको रेगुलर कंप्लीट देखा करें इंशाल्लाह। कोई आप इसमें पॉइंट मिस ना करें, इसको पूरी देखा करें वीडियो को। अब मैं आपको ये बताना चाह कि यूनिवर्सिटी आप सबसे पहले आपने डिसाइड करें कि आपने मास्टर्स किस में करना है। अब वो चीज़ डिपेंड करेगी कि बैचलर आपने किस में किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आपने मास्टर प्रोग्राम वो वाला सिलेक्ट करना है जो आपका बैचलर के साथ और आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ मैच करता हो। आपने बैचलर किया सिविल इंजीनियरिंग में तो आप कोशिश करें कि मास्टर भी सिविल इंजीनियरिंग में करें या आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में करें। ये भी एक रेलिवेंट फील्ड है सिविल के साथ। उसके बाद जैसे कि अगर आपने बैचलर आईटी में किया तो मास्टर्स भी आप आईटी में करना चाहिए, और अगर आपने बैचलर फाइनेंस में किया तो मास्टर भी फाइनेंस या एसीसीए या एसीए इस आईसीएम में, यानी कि उससे रेलिवेंट हो। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप डिग्री करने के बाद जॉब मार्केट में निकलेंगे तो आपका फिर एक्सपीरियंस भी काफ़ी होगा उसमें, उस फील्ड में आपका बैचलर भी होगा, मास्टर आपका इंग्लैंड का होगा, तो आप इजीली compete कर सकेंगे आप, और जॉब लेने में आप इजीली सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। तो आपने सिलेक्ट कर ली कि आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर किस बेसिस पे करनी है, कोर्स के बेसिस पे। अब मैं एज्यूम करता हूँ कि आप मास्टर्स करने जा रहे हैं फाइनेंस में। अब फाइनेंस में मास्टर्स करने जा रहे हैं तो आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपने लिखना है कि मास्टर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। जैसे ही आप इन इंग्लैंड, जैसे ही आप गूगल पे ये लिखेंगे तो आपके पास सारी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी जो कि आपको मास्टर्स इन फाइनेंस करवा रही होंगी।
अब उन यूनिवर्सिटीज़ के आपने अपने पास एक्सेल एक शीट बनानी है। एक्सेल में आपने कॉलम्स बना लेने हैं कि आपने लिखना है, यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है, उसके बाद उसके कोर्सेज लिखने हैं, उसकी कॉस्ट लिखनी है, उसकी लोकेशन लिखनी है, फिर उसकी एलिजिबिलिटी लिखनी है। आप ये चार्ट बना लें और मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप 10 यूनिवर्सिटीज़ का डाटा इकट्ठा करें। मतलब यूनिवर्सिटी का नाम हो, उसके कैंपसेस हो, उसका कोर्स नेम्स हो, उसकी एलिजिबिलिटी हो, फिर उसकी कॉस्ट हो। अब उसकी कॉस्ट होगी तो जब 10 यूनिवर्सिटीज आप शॉर्टलिस्ट कर लेंगे तो फिर आपके पास एक इनिशियल असेसमेंट करना इजी हो जाएगा आपका। क्योंकि आप देखें, मेरे पास जो व्यूवर्स होंगे वो ज़रूरी नहीं कि मैं अगर फाइनेंस का सारा आपको रेलिवेंट डिटेल बता दूंगा तो मेरे व्यूवर्स आईटी वाले जो होंगे उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। या अगर आप स्पेसिफिक मेरे साथ बात करना चाहेंगे कि मैं आपका इंडिविजुअल लेवल पे असेसमेंट कर सकूं, उसके लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं नीचे कमेंट करके, मैसेज करके। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका रिप्लाई भी दे सकूं, आपकी इंडिविजुअल असेसमेंट भी कर सकूं। अब जब आप टॉप यूनिवर्सिटीज सिलेक्ट कर लेंगे, 10 आप अपनी रेलिवेंट यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें और 10 जब आपके पास आ जाएगा फिर आपके पास इनिशियल असेसमेंट करना ईजी हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़े से टिप्स यहाँ पे देना चाहूँगा कि आपने असेसमेंट किस बेस पे करनी है। सबसे पहले आपने देखना है कि आप किस यूनिवर्सिटी की कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब आपके पास एक यूनिवर्सिटी आती है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसकी एनुअल फीस 60,000 पाउंड है, जो कि एक आम इंसान, मतलब एक आम बैकग्राउंड से फैमिली वाला जो है वो इतनी ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम वो 60,000 वाली को रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास 2 यूनिवर्सिटी आ जाती हैं, एक की फीस भी तकरीबन 20,000 पाउंड है, दूसरी की भी 20,000 पाउंड है। तो मैं यहाँ पे मेरे पास दूसरा एक फैक्टर आ जाएगा कि मैं लोकेशन देख लूँ कि आया कि मेरा अगर कोई जाने वाले, फॉर एग्जांपल एक लंदन में यूनिवर्सिटी कैंपस है और एक मैनचेस्टर में कैंपस है, तो अगर मेरा सोशल सर्कल लंदन में है तो मुझे कोशिश करनी चाहिए मैं लंदन वाला कैंपस अपना लूँ या यूनिवर्सिटी, या अगर मेरे रिलेटिव्स या सोशल सर्कल मैनचेस्टर में है तो मैं वो वाला सिलेक्ट कर लूँ। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो जब आप यूनिवर्सिटी की फाइनल कर लेंगे असेसमेंट करने के बाद, फिर मैं रिकमेंड करूंगा 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ को लाजमी आप अप्लाई करें। आप इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं भी एलिजिबल होते तो दूसरी आपको ऑफर लेटर दे देगी। तो जैसे ही आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली, आपने फिर उसके ऊपर अप्लाई कर देना है और फिर आपको इनिशियल ऑफर लेटर आएगा। इनिशियल ऑफर लेटर किस तरह का होता है मुझे भी आ चुका है, और फिर उसके साथ जो कंडीशंस आई थी वो सारी उसमें लिखी होती हैं, उसमें फीस स्ट्रक्चर, सारा प्रोसीजर, हर चीज़ उसमें लिखी होती है। तो इंशाल्लाह अगर मैं अब वो उसकी सारी डिटेल भी बताना चाहूँ तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको जो मुझे ऑफर लेटर रिसीव हुआ वो भी आपको मैं आपके साथ शेयर करूँ। उसके ऑफर लेटर के सारे कंटेंट्स, कैसा वो दिखता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किस तरह उसमें कौन सी कंडीशंस हैं, और मैंने वो कैसे वो स्टेप बाय स्टेप वो कंडीशंस को रिमूव किया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो सारा कुछ आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तब तक के लिए आप से मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।